हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूपीएससी हिंदी में। हम लोग देख रहे हैं पीटी 365 इकोनॉमी अर्थव्यवस्था। स्टार्ट करेंगे थर्ड चैप्टर से, जो है लेबर एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट, श्रम रोजगार एवं कौशल विकास। इसका फर्स्ट सब हेडिंग है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। तो ये एक तरह की सर्वे है, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण। ठीक है, न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि रिसेंटली एक पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे किया गया है और इसका 22-23 का, और इसकी रिपोर्ट रिलीज़ की गई है। इस रिपोर्ट में पाया गया है कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, मतलब कि श्रम बल भागीदारी दर जो है वो इंक्रीज़ हो गई है 55.2% से 57.9%, जिसमें मेल की जो दर है वो है 78.5% और फीमेल की है 37%। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि लास्ट ईयर जो था वो 55.2% था। इस साल ये बढ़ के जो श्रम बल भागीदारी दर है ये बढ़ के 57.9% हो गई है। मेल्स की इतनी है और फीमेल्स की इतनी है। ये जो डेटा है ये आप याद कर सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ रिगार्डिंग पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। तो ये जो सर्वे है आवधिक बल श्रम बल सर्वेक्षण, ये लॉन्च किया जाता है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन NSSO के द्वारा 2017 से। ठीक है, तो यह राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन NSSO। ठीक है, इसका की ऑब्जेक्टिव ये है कि एस्टिमेट करना द की एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट इंडिकेटर्स। तो जो भी एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, रोजगार से रिलेटेड और बेरोजगारी से रिलेटेड जो मुख्य संकेतक हैं, इंडिकेटर्स हैं, जैसे कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे यहाँ पे वर्कर पॉपुलेशन रेशियो है, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो यानी कि श्रमिक जनसंख्या अनुपात और बेरोजगारी दर। ठीक है, इन सभी इंडिकेटर्स पे, इन सभी संकेतकों पे इसका इवैल्यूएशन किया जाता है और लेबर फोर्स सर्वे जो है वो कंडक्ट करवाया जाता है। ठीक है, इसके बाद एक करंट वीकली स्टेटस रिपोर्ट दी जाती है जो कि हर 3 महीने पे आती है, और एक यूजुअल स्टेटस दिया जाता है दोनों रूरल एरिया का, ग्रामीण एरिया का, और साथ में शहरी दोनों क्षेत्रों का एक सालाना एनुअली एक रिपोर्ट बनाई जाती है। ठीक है, तो ये जो इंडिकेटर्स हैं 3 टाइप के हैं। पहला है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट यानी कि श्रम बल भागीदारी दर। इसमें परसेंटेज ऑफ पर्सन्स इन द लेबर फोर्स वर्किंग और सीकिंग और अवेलेबल फॉर वर्क इन द पॉपुलेशन, पूरे पॉपुलेशन में। ठीक है, कुल आबादी में कितने श्रम बल में शामिल व्यक्ति हैं उनका एक प्रतिशत निकाला जाता है, वही कहलाता है आपका लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। मतलब सिंपल शब्दों में कहा जाए तो जितने पूरे पॉपुलेशन में से जितने लोग जो है श्रम या फिर बल में भागीदारी दिखा रहे हैं, श्रम बल भागीदारी दिखा रहे हैं, वो सभी आपके लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में आते हैं और इनका परसेंटेज निकाला जाए तो वो एक परसेंटेज रेट में कन्वर्ट हो जाता है। सेकेंड है वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। तो जितने पूरे कुल आबादी के कुल जनसंख्या में रोजगार प्राप्त व्यक्ति जो हैं उनका जो प्रतिशत निकाला जाता है उसको कहते हैं वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। ठीक है, तो एक है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, दूसरा है वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, इसको हिंदी में कहते हैं श्रमिक जनसंख्या अनुपात। तीसरा है आपका सब लोग जानते हैं इसको अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब वो होता है श्रम बल में शामिल कुल लोगों में बेरोजगार व्यक्तियों के प्रतिशत। ठीक है, ठीक है, तो जो लेबर फोर्स में जो भी व्यक्ति हैं उनमें से कितने बेरोजगार हैं, कितने परसेंट जो लोग हैं अनएम्प्लॉयड हैं, उसको हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट रेट में कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो ये 2 तरह की रिपोर्ट्स देता है। एक तो करंट वीकली स्टेटस दिया जाता है जो कि हर 7 दिन में दी जाती है, और एक यूजुअल स्टेटस जो कि हर 1 साल में दी जाती है। ये 7 दिन का है, ये 1 साल का एनुअली रिपोर्ट है। ठीक है, कुछ और फाइंडिंग्स हैं इसकी। इस रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु कुछ और भी हैं, जैसे कि इस पर्टिकुलर में रिपोर्ट में पाया गया जेंडर पे गैप। ठीक है, कि एक ही समान वेतन समान कार्य के प्रति किस तरह की रिपोर्ट जो है वो जारी की गई है, क्योंकि एक ही काम जो है वो यदि कोई मेल करता है या फिर कोई फीमेल करता है, कोई पुरुष करता है या फिर कोई महिला करती है, तो उसके जो सैलरी होती है उसमें डिफरेंस आता है। इसी को हम लोग जेंडर पे गैप कहते हैं।
ठीक है। तो 2023 में पाया गया द गैप इन द वर्क आवर्स वॉज लार्जेस्ट फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स एंड लोएस्ट फॉर रेगुलर वेज वर्कर्स। ठीक है। तो ये जो सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स होते हैं, जैसे एंटरप्रेन्योर या फिर खुद ही मालिक हैं, खुद ही किसी कंपनी को ओन कर रखा है, तो उनकी जो वर्किंग आवर्स है वो ज़्यादा होती है, और जो रेगुलर वेज वर्कर्स होते हैं, जो सैलरी पाते हैं, किसी कंपनी में काम करते हैं, सैलरी दी जाती है कंपनी के द्वारा उनको, उनके वर्किंग आवर्स कम पाए गए हैं। ऑल्सो ऐसा देखा गया है कि मेन जो हैं, जो पुरुष हैं वो ज़्यादा कमाते हैं महिलाओं के अपेक्षा में, और ऐसा सेल्फ एम्प्लॉयड में भी देखा गया है इस गैप को। ठीक है। तो नियरली 2.8 टाइम्स जो पुरुष हैं वो ज़्यादा कमाते हैं महिलाओं की अपेक्षा में। इस रिपोर्ट में ये भी देखा गया है कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो है, श्रम जो है वो अभी जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनमें जो है वो ज़्यादा बढ़ गया है। अब ये लोग भी ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ज़्यादा भागीदारी इनकी तरफ से भी दिखाई जा रही है। ठीक है। तो इस तरह से ये एक और रिपोर्ट है, ये भी देख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, टोटल जो है ये पहले 49.8% हुआ करता था 17-18 में, अभी 22-23 में ये ट्रेंड इंक्रीज़ हो गया है, 57.9% हो गया है। ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी बढ़ गया है, ये 60.8 हो गया है, और शहरी इलाकों में 47 से 50.4 हो गया है। ठीक है। तो यहाँ पे भी ये ट्रेंड जो है वो अप ट्रेंड में है। पुरुषों में 75% था, अभी 78% हो गया है। महिलाओं में पहले बस 23% हुआ करता था लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन, अब 37% हो गया है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, ये तीनों इंडिकेटर्स मैंने अभी आपको पढ़ाए हैं। तो वर्किंग पॉपुलेशन रेशियो टोटल जो थी पहले 17-18 में 46.8 हुआ करती थी, अभी 56%। ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट पहले 6% था, अभी 3.2 है, तो ये डाउन ट्रेंड में आया, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट जो है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो कम हो गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स के लिए जो नोबेल प्राइज़ मिला है वो वुमेन इन लेबर फोर्स, इस तरह की एक वुमेन ओरिएंटेड जो डिटेलिंग्स दी गई थी, इस पे नोबेल प्राइज़ दिया गया है। ठीक है। जो पर्सन है जिन्होंने ये नोबेल प्राइज़ रिसीव किया है वो है क्लॉडिया गोल्डीन। क्लॉडिया गोल्डीन इम्पॉर्टेंट नाम है। तो अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाया गया है, श्रम बल में महिलाओं की जो भागीदारी है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है इन्होंने दी थी। ठीक है। तो नोबेल प्राइज़ 2023 दिया जाता है इनको। ठीक है। जो गोल्डीन है, क्लॉडिया गोल्डीन, इन्होंने कुछ फैक्टर्स बताए थे जो फीमेल्स का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में कौन से फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं। ठीक है। महिला श्रम बल भागीदारी को प्रभावित करने वाले मुख्य कारकों को इन्होंने यू कर्व में डेमॉन्स्ट्रेट किया था। ठीक है। इस तरह का एक यू कर्व बनाया था और इसमें इन्होंने डेमॉन्स्ट्रेट किया था। ठीक है। इन्होंने बताया कि ऐसा कोई कंसिस्टेंट एसोसिएशन नहीं है वुमेन पार्टिसिपेशन का इन लेबर मार्केट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है। तो महिलाओं के साथ कुछ ऐसी भी चीज़ें होती है कि उनकी जो भागीदारी होती है वो एक कॉन्टिन्यूअस नहीं हो पाती, एक सुसंगत संबंध नहीं है इसका, एक बहुत कॉन्टिन्यूअस कंसिस्टेंट एसोसिएशन नहीं है। कभी श्रम भागीदारी कुछ उम्र में ज़्यादा देखी गई है, फिर लेटर ऑन कुछ कारणों से, जब जैसे कि शादी होना या फिर जो चिल्ड्रन वेलफेयर है, ये सभी कामों में जब महिलाएं ज़्यादा यूज्ड टू हो जाती हैं तो फिर उतना श्रम भागीदारी नहीं कर पाती हैं। तो इस तरह की चीज़ों का इफ़ेक्ट जो होता है वुमेन के वर्किंग एरियाज़ में, इसके बारे में स्टडी किया है और ये इन्होंने एक यू कर्व के माध्यम से बताया है। फैक्टर्स क्या हैं, जैसे कि सोशल नॉर्म्स। ठीक है। तो सामाजिक मानदंड जो हैं उनके हिसाब से महिलाओं पे कुछ एक विवाह के बाद प्रतिबंध लगाया जाता है। इस विवाह के प्रतिबंध की वजह से जो एक बेरोजगारी जो है वो महिलाओं में देखी गई है। ठीक है। नेक्स्ट फैक्टर है पेरेंटहुड इफ़ेक्ट। ठीक है। तो महिलाओं को जो बच्चों को संभालना रहता है, बच्चों की परवरिश करनी रहती है, बच्चों को जन्म देना रहता है, तो ये सभी फैक्टर्स जो होते हैं ये भी उनके करियर में एक तरह से जो प्रगति होती है उसमें बाधा नहीं कह सकते, ये भी एक उनका पार्ट है। तो ये भी अफेक्ट करते हैं उनके करियर को। तो यहाँ पे ये करियर प्रोग्रेशन को अफेक्ट करते हैं। ठीक है। सेकेंड। थर्ड है टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन।
ठीक है, कुछ ऐसे भी फैक्टर्स हैं, बिकॉज पहले क्या होते थे, महिलाएं जो थी, घर की महिलाएं, वो सिर्फ घर संभालती थी और बच्चों की जो पॉपुलेशन रेट होती थी वो भी ज़्यादा होती थी। एक घर में अक्सर 4 या 5 या उससे भी ज़्यादा बच्चे पाए जाते थे। बट करेंटली जो सिचुएशन है वो थोड़ी डिफरेंट हो गई है। अभी महिलाएं जो हैं, पहले तो शादी की उम्र थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई है, और साथ ही जो बच्चे हैं वो 2 या 3 या मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम 2 या 3 ही रह रहे हैं। इससे ज़्यादा बच्चे जो होते हैं वो पेरेंट्स नहीं चाहते हैं। तो ये जो है ये इंक्रीज़ कर रहा है अभी एजुकेशन और करियर प्रोस्पेक्ट, इसीलिए ये यू शेप्ड में दिखाया गया है कि मतलब कुछ फैक्टर्स हैं जो डाउन ट्रेंड कर रहे हैं और कुछ फैक्टर्स जो है वो अप ट्रेंड कर रहे हैं वुमेन का पार्टिसिपेशन इन वर्क फोर्स। ठीक है, कुछ मेजर्स लिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा भी इस ये जो लैंगिक अंतराल है, यानी कि जेंडर गैप है, वुमेन का पार्टिसिपेशन कम होना और मेल का पार्टिसिपेशन ज़्यादा होना, इसको कम करने के लिए कुछ गवर्नमेंट के द्वारा मेजर्स लिए गए हैं, जैसे कि सोशल सिक्योरिटी कोड, जैसे कि मैटरनिटी लीव दिया जाएगा, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 इसको लागू किया गया है, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020। तो मैटरनिटी लीव लगभग 26 वीक्स की दी जाती है। बच्चों के फैसिलिटीज़ के लिए, बच्चों के लिए क्रेच की सुविधा दी जाती है, जिसमें जो भी छोटे बच्चे होते हैं जिनकी माताएं जो होती हैं वो काम पे जाती हैं, तो कुछ समय तक उनको क्रेच में रखा जाता है जहाँ पे उनकी देखभाल की जाती है। सेकेंड है कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन। ठीक है, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशा पर संहिता 2020, ये भी एक 2020 में लाया गया था, जिसमें एम्प्लॉयमेंट इन वुमेन, इसमें देखा गया कि ऑक्यूपेशन के टाइम पे उनकी सेफ्टी, उनके हेल्थ और उनकी वर्किंग कंडीशन, इन सभी को ध्यान में रखते हुए जो नौकरी उनको प्रोवाइड की जाएगी उसमें ये सभी चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा। देन वेतन संहिता 2019, कोड ऑन वेजेस 2019, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा किसी भी कार्य के लिए। यदि किसी मेल टीचर को जितनी तनख्वाह मिलती है उतनी ही फीमेल टीचर को भी मिलनी चाहिए, यदि वो दोनों एक ही जैसा काम कर रहे हैं, एक ही बराबर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए ऑन द ग्राउंड्स ऑफ जेंडर। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमने क्लॉडिया गोल्डस्टीन के बारे में जो यू कर बताया गया है उसका डेमोन्स्ट्रेशन किया। थोड़े से इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं नोबेल प्राइज़ के बारे में। तो ये एक इंटरनेशनल अवार्ड है जो कि नोबेल फाउंडेशन इन स्टॉकहोम, स्वीडन, बेस्ड ऑन द लास्ट विल ऑफ एल्फ्रेड नोबेल। ठीक है, तो एल्फ्रेड नोबेल जो व्यक्ति थे उनकी लास्ट विल थी कि इस तरह के प्राइज़ जो थे डिफरेंट कैटेगरीज़ में दिए जाने चाहिए। 1895 में इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, 1901 में इस अवार्ड को 5 कैटेगरी में हर प्रति वर्ष देने की शुरुआत की गई थी। और 1968 में नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक साइंसेस की शुरुआत की गई थी, जो कि 6th कैटेगरी था। तो इसमें 5 कैटेगरीज ऑलरेडी हुआ करती थी, जैसे कि फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड लिटरेचर, और साथ में साइंस, मेडिसिन या फिर नोबेल पीस प्राइज़, ये सभी हुआ करती थी। इकोनॉमिक्स का जो था ये बाद में ऐड किया गया था 1968 में बाय रॉयल बैंक ऑफ स्वीडन, और ये पहली बार अवार्ड दिया गया था 1969 में। तो इकोनॉमिक्स में जो पहला अवार्ड दिया गया था वो दिया गया था 1969 में। ठीक है, तो यहाँ पे 1895, 1969, 1968 इस तरह के अवार्ड पहले से दिए जाते थे, बट 1901 में इसको एनुअली कर दिया गया। हर साल 5 कैटेगरीज़ में और साथ में ये इकोनॉमिक साइंसेज में ये अवार्ड्स जो थे ये एनुअली हर साल प्रतिवर्ष दिए जाने लगे। ठीक है, कौन देता है ये प्राइज़? तो रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस नोबेल प्राइज़ देती है फिज़िक्स, केमिस्ट्री और इकोनॉमिक्स में। ठीक है, रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेस। नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर दिया जाता है स्वीडिश अकेडमी स्टॉकहोम के द्वारा, और नोबेल असेंबली जो है स्टॉकहोम में ये नोबेल प्राइज़ इन मेडिसिन देती है, और नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी जो है ये नोबेल पीस प्राइज़ देती है। ठीक है, तो इस तरह से ये डिफरेंट ज्यूरी मेंबर्स हैं, ज्यूरी हैं मतलब डिफरेंट इंस्टीट्यूट है जो कि प्रोवाइड करती है अवार्ड्स। ठीक है, इन अवार्ड्स में मेडल दिया जाता है, एक सर्टिफिकेट टाइप का दिया जाता है, और साथ ही कैश प्राइज़ भी दिया जाता है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट ये है, यहाँ पे एक और पॉइंट लिखा हुआ है कि ये जो जजेस होते हैं, जो जूरी के जज होते हैं, जो अपना बताते हैं कि इनको ये अवार्ड मिलना चाहिए, उनको लगभग 5 वर्षों तक अपने निर्णय पे
सार्वजनिक विचार विमर्श पर प्रतिबंध लगाया जाता है। ठीक है, तो ये विचार विमर्श नहीं कर सकते हैं 50 वर्षों तक। ये सब था नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स के बारे में, जिसमें हमने देखा कि महिलाओं के बारे में, वुमेन इन लेबर फोर्स पे इन्होंने अपनी किताब लिखी है, श्रम बल में महिलाएं, और साथ ही एक यू कर्व के बारे में, जिसमें फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन का यू कर्व डेमोन्स्ट्रेशन किया है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी गिग इकोनॉमी, जिसे कहते हैं गिग अर्थव्यवस्था। न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि सेवरल इश्यूज देखे गए अभी रीसेंट पास्ट में, जिसमें गिग वर्कर्स जो है वो उन्होंने स्ट्राइक की है। ठीक है, तो गिग वर्कर्स में एक ब्लिंकिट वर्कर्स होते हैं, इन्होंने प्रोटेस्ट किया है। जोमेटो और स्विगी डिलीवरी राइडर्स द्वारा किया गया है ये एक विरोध प्रदर्शन। ठीक है, गिग इकोनॉमी और गिग वर्कर क्या होते हैं इनके बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो गिग वर्कर्स ऐसे मार्केट सिस्टम होता है जिसमें एक मुक्त बाज़ार प्रणाली है, जिसमें टेम्पोररी पोजीशन दिया जाता है किसी भी व्यक्ति को, अस्थायी रोजगार दिया जाता है, और ये एक इंडिपेंडेंट वर्कर्स होता है और शॉर्ट टर्म के लिए इंगेज होता है। शॉर्ट टर्म के लिए आपको रोज़गार दिया जाएगा, ऑनलाइन, ज़्यादातर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे इसमें कार्य किया जाता है। और ये जो स्ट्राइक है ये ब्लिंकिट, जोमेटो और स्विगी के डिलीवरी राइडर्स के द्वारा की गई है। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब होती है जो कि अल्पकालिक नियुक्ति की जाती है और मुक्त श्रमिकों के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। गिग वर्कर्स आर दोज इंगेज्ड इन लिवलीहुड आउटसाइड द ट्रेडिशनल एम्प्लॉय अरेंजमेंट। ठीक है, तो जो ये पारंपरिक तौर से जो चली आ रही है नियोक्ता और कर्मचारी व्यवस्था, इससे अलग ये एक रोजगार गतिविधियां हैं जिसमें जो श्रमिक होता है वो अपने शॉर्ट टर्म के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखा जाता है। ठीक है, इसको ब्रॉडली हम लोग दो टाइप से कैटेगराइज कर सकते हैं। एक होता है आपका प्लेटफॉर्म गिग वर्कर, प्लेटफॉर्म हिंदी में भी प्लेटफॉर्म गिग वर्कर लिखा है, और नॉन प्लेटफॉर्म गिग वर्कर। ठीक है, तो प्लेटफॉर्म में वो आते हैं जो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर ऐप्स या डिजिटल प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, जैसे कि ओला, जोमेटो, स्विगी एक्सेट्रास, ये सभी जो हैं ये प्लेटफॉर्म गिग वर्कर्स हैं। एक नॉन प्लेटफॉर्म गिग वर्कर्स होते हैं, जैसे कि कोई पार्ट टाइम कहीं पे काम कर रहा है, कैजुअल वेज मिल रहे हैं उसको, या फिर ओन अकाउंट वर्कर है। ठीक है, तो इस तरह की ये जो नॉन प्लेटफॉर्म गिग वर्कर्स हैं जो कि ऑनलाइन काम नहीं करते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे काम नहीं करते हैं, कहीं पार्ट टाइम काम करते हैं, इस तरह के नॉन प्लेटफॉर्म गिग वर्कर्स कहलाते हैं। ठीक है, रीज़न क्या है इंक्रीज़ होने का गिग इकोनॉमी के बढ़ने के कारण? तो पहला है कि इंटरनेट बहुत व्यापक रूप से हर जगह पे पहुंच गया है। दूसरा है कि जो स्टार्टअप इकोनॉमी है वो बहुत तेज़ी से वृद्धि कर रहे हैं, और सारे नए प्लेटफॉर्म जो है वो आपस में जुड़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि हमेशा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, ये सब डिलीवरी बॉयज़ जो होते हैं वो आसपास आपको अक्सर दिख जाएंगे। तो ये प्लेटफॉर्म जो होता है बहुत राइज़ कर रहा है करेंटली, तो इसीलिए गिग इकोनॉमी एक इम्पॉर्टेंट इकोनॉमी की तरह इमर्ज कर रही है। ठीक है, कार्य के प्रति बदलती हुई दृष्टिकोण है, तो यहाँ पे चेंजिंग वर्क अप्रोच भी देखा जा सकता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की बढ़ती मांग है। अब कॉन्ट्रैक्ट में जो कोई पर्सन काम कर रहा है तो ज़रूरी हो सकता है कि यदि आपको उसका कार्य पसंद ना आए तो उसको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रख के, और जब पसंद ना आए तो उसका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दिया जा सकता है, फिर किसी दूसरे व्यक्ति को रखा जा सकता है। इसका एक और रीज़न ये है कि एक समय के बाद आप इंक्रीमेंट देना बंद कर देते हैं, और क्योंकि आपके पास इतने नए ऑप्शंस हैं, हर कोई व्यक्ति है इस टाइम पे, बेरोजगारी की दशा बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, तो रोज़गार पाने के लिए हर व्यक्ति कतार में खड़ा हुआ है। तो आप किसी भी को रख सकते हैं रोजगार पे, और वो बहुत मिनिमम वेज पे भी तैयार हो जाएगा, और इंक्रीमेंट की भी ज़रूरत नहीं, मतलब उसकी मांगे बस इतनी है कि आप उसको नौकरी दे दीजिए। कुछ अमाउंट ऑफ मनी भी अगर आप किसी को दे देते हैं तो भी वो आपके अंडर काम करने के लिए तैयार हो जाता है। सिचुएशन कहीं कहीं कुछ जगह पे काफ़ी ख़राब हो चुकी है, तो इसलिए ये जो गिग इकॉनमी है काफ़ी ग्रो कर रही है, और जो बड़ी कंपनीज़ हैं वो इसका काफ़ी हद तक लाभ उठा रही हैं। भारत में जो गिग इकॉनमी है इसको रेगुलेट करने के लिए इसका विनियामक ढांचा तैयार किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। देखते हैं वन बाय वन। पहला है द कोड ऑन वेजेस 2019, मजदूरी संहिता 2019। ठीक है, इसका ये कहना है कि जितने भी गिग श्रमिक हैं, या यदि वो संगठित क्षेत्रों में है या फिर असंगठित क्षेत्रों में है, इन सभी को एटलीस्ट
न्यूनतम वेतन सबको मिलना चाहिए। तो एक यूनिवर्सल न्यूनतम वेतन जो है, मिनिमम वेज जो है वो डिसाइड किया गया है मजदूरी संहिता 2019 के द्वारा। ठीक है, दूसरा है सामाजिक सुरक्षा संहिता, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी। तो इट सीक्स टू प्रोटेक्ट द गिग वर्कर्स राइट बाय गिविंग देम सोशल सिक्योरिटी प्रोटेक्शन। ठीक है, तो इन्होंने जो एक सामाजिक सुरक्षा प्रदान की है गिग श्रमिकों को। ठीक है, तो इसको गिग को परिभाषित किया है, अदर प्लेटफॉर्म्स को परिभाषित किया है, और साथ में ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड लेबर को भी एक पहचान प्रदान की है। इट ऑल्सो प्रपोज्ड अ सोशल सिक्योरिटी फंड एंड अ नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड। तो सामाजिक सुरक्षा कोष एवं राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड की स्थापना करने का प्रावधान किया गया है गिग या फिर प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए। ठीक है, तो ये सभी जो हैं ये गवर्नमेंट के द्वारा स्टेप्स उठाए गए हैं। सिग्निफिकेंस क्या है, महत्व क्या है गिग इकॉनमी का? तो कंज्यूमर्स के लिए देखा जाए तो टाइम सेव करता है, मनी सेव करता है, बिकॉज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स इतने आसान हो गए हैं कि आप कभी भी शॉपिंग करिए और डिलीवरी बॉय आपके पास जल्दी ही वो सामान लेके चला आएगा। ठीक है, साथ में आपको पर्सनलाइज्ड सेवा प्रदान की जाती है। तो इस तरह की चीज़ें जो है कंज्यूमर का इससे काफ़ी फ़ायदा हो रहा है गिग इकॉनमी का यूज़ करके। एम्प्लॉयज़ की अगर बात की जाए, कर्मचारियों के लिए तो रिमोट वर्किंग की सुविधा है कि यदि आप कुछ समय अपने घर पे रह रहे हैं और कुछ समय ऑनलाइन काम कर रहे हैं, और इस तरह से आप अपने घर में रहकर ही ऑनलाइन सुविधा का यूज़ करके अपने घर के आसपास ही काम कर सकते हैं। तो इसको कहते हैं रिमोट वर्किंग। ठीक है, तो रिमोट वर्किंग जो है इसकी सुविधा जो है वो ले सकते हैं। ये कर्मचारियों के लिए एक प्रकार का लचीलापन प्रदान करता है। ठीक है, कि यदि आप चाहें तो ऑनलाइन कभी ऐसा भी होता है कि ओला में यदि कोई ड्राइवर आसपास है तो अगर उसका जाने की इच्छा नहीं भी करती है तो कभी कभी वो ऑनलाइन ऑर्डर कैंसिल कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एक काइंड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी मिल गई है उसको कि यदि आप फ्री नहीं हैं तो आप जो ऑनलाइन आपको ऑर्डर मिल रहा है तो आप उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। या फिर कभी ऐसा होता है कि ऑर्डर आपको पहुंचाना है तो ऑर्डर आप किसी भी समय, दिन भर में किसी भी समय पहुंचा रहे हैं। ठीक है, रात के 9 बजे भी आपका ऑर्डर आ रहा है, तो ये काइंड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी उनको प्रदान की गई है। तो ये कर्मचारियों जो गिग वर्कर्स हैं उनके लिए भी एक सुविधा हो जा रही है, और ये लोग वर्क लाइफ में बैलेंस कर पा रहे हैं। ठीक है, वर्किंग भी अच्छे से मेंटेन हो रही है और लाइफ भी अच्छे से मेंटेन हो पा रही है। कुछ एक्सेप्शंस हमेशा रहते हैं हर चीज़ में। तीसरा है कंट्री के लिए। कंट्री के लिए इसका क्या महत्व है? तो पहले तो एम्प्लॉयमेंट प्रदान किया जा रहा है, रोज़गार का सृजन हो रहा है। यदि किसी व्यक्ति को रोज़गार नहीं मिल रहा है तो वो गिग इकॉनमी में आ जा रहा है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा है, डिलीवरी बॉय बन जा रहा है। तो ये एक काइंड ऑफ काफ़ी अच्छा स्कोप हो गया है नौकरी पाने का। तीसरा है वेरियस सेक्टर्स की नीड पूरी हो रही है। स्टार्टअप्स के लिए काफ़ी अच्छा है, इकॉनमी को बढ़ावा मिल रहा है, इससे अर्थव्यवस्था का बढ़ावा हो रहा है। एम्प्लॉयर्स की बात की जाए, नियोक्ताओं की बात की जाए तो श्रम लागत में कमी आ गई है। ठीक है, तो यहाँ पे इनको भी फ़ायदा है क्योंकि डिफरेंट डिलीवरी बॉयज़ मिल गए हैं इनको, तो इनके लिए भी आसान हो गया है। और साथ ही एक काफ़ी डाइवर्स तरह की लेबर्स हो गए, अलग अलग स्किल वाले जो श्रमिक हैं उनको उपलब्ध हो रहे हैं। नियमों का पालन भी किया जा रहा है, और गिग इकॉनमी जो है वो मार्केट में काफ़ी अच्छे से अपनी व्यवस्था के साथ सुचारू रूप से चल रही है। ठीक है, कुछ और रीसेंट डेवलपमेंट देख लेते हैं। तो हाल ही में श्रम, वस्त्र एवं कौशल विकास संबंधित संसदीय स्थायी समिति ने, ठीक है, तो स्टैंडिंग कमेटी ऑन लेबर, टेक्सटाइल एंड स्किल डेवलपमेंट, इन्होंने श्रम एवं रोजगार मंत्रालय से देश में गिग श्रमिकों के लिए कल्याणकारी योजनाओं बनाने और उन्हें लागू करने का आग्रह किया है। ठीक है, तो यहाँ पे एक स्टैंडिंग कमेटी है जो कि लेबर, टेक्सटाइल एंड स्किल डेवलपमेंट की है। इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट से कहा है कि आप एक वेलफेयर स्कीम बनाइए गिग वर्कर्स के लिए। साथ ही G20 लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्रीज़ की जो मीटिंग हुई थी 2023, इन्होंने भी एक गिग एवं प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए स्थायी सामाजिक सुरक्षा, सस्टेनेबल सोशल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए एक G20 में एक काइंड ऑफ अडॉप्ट किया है, कुछ डॉक्यूमेंट्स पे इन्होंने विचार किया है। थर्ड है राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट हैज़ pioneered in creating a welfare bill for gig workers in the state by passing a प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स का पंजीकरण और कल्याण विधेयक 2023 पारित किया है। ठीक है, तो राजस्थान में एक बिल भी लाया गया है गिग वर्कर्स के वेलफेयर के लिए, जिसको
जो कि गिग वर्कर्स या गिग इकॉनमी को और भी आगे बढ़ावा देने के लिए एक काफ़ी अहम भूमिका निभा सकती है। ठीक है, यहाँ पे एंड होता है आपका लेबर फोर्स, अनएम्प्लॉयमेंट एक्सेट्रा। ये सभी टॉपिक्स हमने कवर कर दिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे बैंकिंग एंड मॉनिटरी पॉलिसी। ठीक है, तो इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और इससे रिलेटेड सभी न्यूज़ हम लोग कवर करेंगे। आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।